हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, ट्रांसफार्मर किस तरीके से काम करता है वो देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, ट्रांसफार्मर किस तरीके के लॉसेस आते हैं। साथ में ट्रांसफार्मर की जो एप्लीकेशंस होती हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे अगर हम ट्रांसफार्मर को देखें तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये एक स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पास करता है, ट्रांसफ़र करता है विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन। तो जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक हमें ट्रांसफार्मर का डायग्राम देके रखा है। यहाँ पे हमारे पास एक ये कॉइल है जिसमें करंट फ्लो होगा और एक हमारे दूसरी कॉइल ये है। ये दोनों कॉइल यहाँ पे अलग अलग है इनमें कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है। ये दोनों यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। ट्रांसफार्मर ये कुछ ऑपरेशंस कर सकता है, जैसे कि जो ट्रांसफ़र होता है ये जब इलेक्ट्रिक पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में भेजता है तो इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस नहीं होता है। तो जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि जैसे जो हमारा पावर स्टेशन होता है वहाँ पे जिस फ्रीक्वेंसी में हमारा सिग्नल बनता है वही फ्रीक्वेंसी सेम हमारे घर पे भी होती है। जैसे कि वहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़ होती है। अगर आप घर पे भी अगर फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तो आपको 50 हर्ट्ज़ ही मिलेगी। सेकंड पॉइंट है, इट कैन चेंज इन वोल्टेज एंड करंट। तो जो ट्रांसफार्मर होता है ये वोल्टेज या करंट में चेंजेस करता है, ये इसको अप या डाउन कर सकता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। और ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करता है। और ट्रांसफार्मर एसी टू एसी कन्वर्टर होता है, ये एसी सिग्नल को एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर के मेन दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा कोर और दूसरा होता है हमारा वाइंडिंग। एक कोर होता है, एक वाइंडिंग होता है। तो जैसे हमने अभी डायग्राम देखा तो ये जो पार्ट होता है ये होता है हमारा कोर, और इसके ऊपर ये जो वायर लपेटा हुआ होता है ये हमारी वाइंडिंग होती है। ठीक है, ये वाइंडिंग होती है और ये हमारा कोर होता है। तो यहाँ पे वाइंडिंग की बात करें तो वाइंडिंग हमारे पास दो तरीके की वाइंडिंग होती है। जहाँ जो हमारे सोर्स साइड होती है, जो हमारी सप्लाई साइड होती है, इसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। जबकि जो लोड साइड कनेक्ट होती है उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। और जो हमारा कोर होता है हमारा सॉफ्ट आयरन का बना होता है, जबकि जो वाइंडिंग होती है हमारी कॉपर की बनी होती है। और ये सॉफ्ट आयरन का क्यूब बना होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर हम ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की के सिद्धांत पे काम करता है। तो सीधे सीधे अगर हम नॉर्मल देखें तो जैसे हमारे पास अगर एक कॉइल है, जैसे ये है, और यहाँ पे अगर हम क्या करें, इसमें अगर कुछ वोल्टेज दे, सप्लाई दे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा। और हमें जैसे कि पता है कि जब किसी कॉइल या किसी कंडक्टर में से जब करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर क्या आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। मतलब हमने करंट दिया तो करंट के कारण क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आई। और यहीं पे अगर हम क्या करें, किसी दूसरी कॉइल को जिसमें कोई कोई सप्लाई कनेक्ट नहीं है, ठीक है, उसमें सिर्फ एक लोड कनेक्ट है यहाँ पे, मतलब मान के चलिए कि हम लोगों ने बल्ब कनेक्ट कर दिया। अगर हम क्या करें, यहाँ पे इस कॉइल को, यहाँ पे अगर हम इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में लेके आए और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है और चेंज होते हुए अगर क्या करेगी, इस कॉइल को कट करेगी, तो हम क्या देखते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे करंट आ जाएगा जिससे कि हमारा बल्ब जल जाएगा। तो जैसे कि हमें पता है कि जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे हमारे पास किसी तरीके का सोर्स नहीं है, फिर भी हमारा क्या हो गया, बल्ब जल गया। क्योंकि ये इसकी जो करंट था, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड थी, उसके कारण यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, एक वोल्टेज इंड्यूस हुआ। इसी को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। और इसी सिद्धांत पे हमारा ट्रांसफार्मर भी काम करता है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो सेम चीज़ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने एक वोल्टेज V1 दिया, तो और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न N1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट हम I1 दें, इस वाले सर्किट में हम क्या करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, जैसे हम I1 कहेंगे। और जब ये करंट हमारा इस मैग्नेटिक कॉइल से जाएगा, जब प्राइमरी वाइंडिंग से जाएगा, प्राइमरी कॉइल से जाएगा, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। ठीक है, जो कि हमारा इसमें कुछ ऐसे बहेगी, इसको हम फाई द्वारा रिप्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब फ्लक्स पास होगा, ठीक है, तो जब ये फ्लक्स यहाँ से पास होगा और जब इस कॉइल को काटेगा, तो जैसे अभी हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले में देखा था कि यहाँ जब ये फ्लक्स इस कॉइल को कट करेगी तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, और जिसके कारण यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। सिंपल इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम नॉर्मली इसको ओपन करके रखेंगे तो यहाँ से क्या होगी, हमारी फ्लक्स इंड्यूस होगी। तो हम यहाँ पे कॉर क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमने देखा इससे पहले वाले सर्किट में यहाँ पे भी तो हमारा
यहाँ पे भी हमारी फ्लक्स पास हो रही है, तो हम लोगों को बीच में कोर लगाने की क्या ज़रूरत है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स हमारी यहाँ पे रीच नहीं हो पाती है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि जितनी हम लोग सप्लाई दे रहे हैं उस रिस्पेक्ट में जितनी फ्लक्स इंड्यूस हो रही है, तो मैक्सिमम जो फ्लक्स हो वो क्या करे, सेकेंडरी कोयल को कट करे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लो रिलेक्टेंस और हाई परमिलिटी वाला एक मटेरियल लेते हैं, जो कि क्या करेगा, अपने में से ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को पास होने दे। तो यहाँ पे हमारा ये हम सॉफ्ट आयरन का कोर लेते हैं, जिसकी खासियत होती है कि ये क्या करता है, अपने में ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड को कैरी करके रखता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया, तो इसमें से क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स को यहाँ से कैरी करेगा और इसको क्या करेगा, अपने में से होके जाने देगा। तो फ्लक्स हमारी कुछ इस तरीके से पास होगी, और जब मैक्सिमम फ्लक्स पास करेगी तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसके रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे अच्छा करंट यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। इसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर के टाइप देखेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर के जो टाइप्स, इसको भी अलग अलग बेसिस पे लिया गया है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के बेसिस की बात करें तो हमारा ट्रांसफार्मर 3 तरीके से होता है, कोर टाइप, शेल टाइप और बेरी टाइप। अगर हम इसके वर्किंग की बात करें तो वर्किंग के बेसिस पे होता है हमारा स्टेप अप और स्टेप डाउन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेजेस। जैसे कि हमारे पास हमें पता है कि 2 तरह के फेज़ होते हैं, सिंगल फेज़ और 3 फेज़। तो ये भी 2 तरीके से होता है, सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर और 3 फेज़ ट्रांसफार्मर। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, हम हमें किस तरीके से उसकी नीड है, उस बेसिस पे भी ट्रांसफार्मर हमारा 2 तरीके से होता है, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ऑन द बेसिस ऑफ कॉइल ये हमारा होता है कूलिंग सिस्टम की अगर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम ये हमारा होता है ए टाइप और नेचुरल कूल्ड और ऑयल टाइप। तो हम इस तरीके से ट्रांसफार्मर को जो ठंडा करने की जो मैकेनिज्म होते हैं, क्योंकि जब जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जब करंट पास होता है तो वहाँ पे हीट भी जनरेट होती है। तो उस हीट को रिड्यूस करने के लिए 2 तरीके के सिस्टम हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट वाला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ वाइंडिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ वाइंडिंग हमारा ट्रांसफार्मर 3 तरीके से होता है, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जिसे ऑटो ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, 2 वाइंडिंग जो कि हमारा नॉर्मल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, और फिर इसके बाद होता है हमारा 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो जैसे अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन बेस की बात करें तो ये आपको 3 डायग्राम दिख रहे होंगे। मेनली हमारा कोर टाइप और शेल टाइप का ट्रांसफार्मर ज़्यादा यूज़ होता है। बेरी टाइप की बात करें तो इसमें वाइंडिंग यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे इसके कोर होते हैं और उसके बीच में वाइंडिंग की जाती है। तो इसकी बात करें तो यहाँ इनके बीच में क्या होता है, जो बहुत सारे कोर्स होते हैं उनके बीच में वाइंडिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए आप ये ट्रांसफार्मर लगभग ना के बराबर देखेंगे कहीं पे भी यूज़ होते हुए। अब जैसे कोर टाइप की ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो हमारा कोर होता है, कोर के दोनों साइड हमारा क्या होगा, यहाँ पे वाइंडिंग की जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वाइंडिंग और ये हमारी ये वाइंडिंग है। तो ये हमारे कोर टाइप ट्रांसफार्मर ऐसे करते हैं। जबकि अगर हम शेल टाइप की बात करें तो शेल टाइप में क्या होता है कि जो वाइंडिंग की जाती है, हमारे जो सेंटर वाला ये पार्ट होता है यहाँ पे वाइंडिंग की जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग आपको एक ही साइड मिलेगा, जबकि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में एक साइड आपको प्राइमरी वाइंडिंग मिलेगी, जबकि दूसरी साइड सेकेंडरी वाइंडिंग मिलेगी। इसके बाद जैसे ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग ट्रांसफार्मर को 2 तरीके से होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जैसे स्टेप अप ट्रांसफर नाम से ही पता चल रहा है, स्टेप अप मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना। तो ये क्या करता है, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो ट्रांसफर होता है वो क्या करता है, करंट या वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकता है। तो जो स्टेप अप ट्रांसफर होता है ये क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे मान के चले, यहाँ पे हम लोगों ने V1 अप्लाई करके रखा। V1 हमारा इनपुट वोल्टेज है और V2 हमारा आउटपुट वोल्टेज है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा V2 होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा, वो क्या होगा, इनपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। और इसी तरीके से अगर हम बात करें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका V1 होगा ये V2 से ज़्यादा होगा। ये ऐसा क्यों होता है, जैसे कि अगर हम फेराडे के नियम की बात करें तो फेराडे के नियम की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ होता है ये बराबर होता है हमारा एन डी फाई अपॉन में डी टी। इसका मतलब जो इंड्यूस ईएमएफ होती है ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो चेंज ऑफ फ्लक्स पे और दूसरा हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो अगर हम यहाँ के पे नंबर ऑफ टर्न्स को भी अगर हम क्या करें, कम या ज़्यादा करते हैं, तो उस रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो भी क्या होगा, कम या ज़्यादा होगा। तो जैसे अगर हम बात करें, अगर आपका नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कोइल का अगर सेकेंडरी कोइल से कम होगा, ठीक है, अगर कम होता है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ये वोल्टेज को बढ़ा देगा। मतलब सीधी सी बात है, जहाँ पे अगर हम ई की बात करें तो ई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के। मतलब सिंपल हम लोग कह सकते हैं, जो हमारा ई होगा, इंड्यूस वोल्टेज होगा, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन के।
तो जिस साइड हमारा क्या नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होगी वहाँ का वोल्टेज अपने आप क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो N2 की वैल्यू है यहाँ पे, ये N1 से क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए हमें क्या होगा, आउटपुट साइड ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। जबकि अगर हम यहाँ की बात करें, स्टेप डाउन ट्रांसफ़ार्मर की बात करें, तो जो हमारा N1 होता है वो क्या होता है, N2 से ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से क्या करता है, हम कॉइल की नंबर ऑफ़ टर्न्स जो होते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी में, हम लोग उसको बढ़ा या घटा के हम लोग वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें, इसके यूज़ की बात करें, तो जैसे कि हमें पता है कि जो पावर स्टेशंस होता है, यहाँ पे क्या होता है, पावर जनरेट होती है। तो यहाँ पे मान के चलिए हमारा 12,000 वोल्ट यहाँ पे हम लोगों का क्या हुआ, पावर जनरेट हुई। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा के रखा है, यहाँ पे हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाता है, जो कि क्या करता है, इसको डबल कर देता है। ठीक है, यहाँ पे इसने कितना कर दिया, 2,24,000 कर दिया, 240 के वोल्ट इसमें कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद ये हमारा क्या होता है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन से हम इसको पास करते हैं, और इसके बाद जब सबस्टेशन पे आता है ये, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है, ये आपका जो 240 केवी का जो वोल्टेज है, इसको क्या करेगा, वापस 7,200 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद फिर हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और लगे रहे होते हैं। जो सबस्टेशन से जो हमारे पास वोल्टेज पास होता है वो हमारा 7,200 के लगभग का होता है। बाकी जो हमारे पोल्स वगैरह होते हैं खंभे के पास, आप लोगों ने वहाँ पे देखे होंगे, ट्रांसफार्मर वगैरह देखे होंगे, वो क्या करते हैं, इन वोल्टेज को कम कर देते हैं। हम क्योंकि अगर हम हमारे घर की बात करें, तो हम लोगों को 220 या 440 की नीड होती है। अगर सिंगल फेस की बात करें तो हमें 220 की ज़रूरत होती है, और अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो उस कंडीशन में 440 थ्री फेस के थ्रू हम लोग लेते हैं। तो ये क्या करता है, ये 7,200 को 220 या 440 में कन्वर्ट करके फिर हम लोगों को ये सप्लाई देता है। और इस तरीके से ये क्या होता है कि पावर स्टेशन से हम इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक आती है। इसके बाद जैसे अगर हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का अगर एक एग्जांपल देखना चाहें, तो जैसे आप ये देख सकते हैं, हमारा मोबाइल चार्जर है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जैसे जब इसको हम लोग को क्या करते हैं, जब हम सॉकेट में लगाते हैं, तो सॉकेट का अगर आप वोल्टेज देखेंगे तो वो कितना आता है आपका, 220 वोल्ट आता है। और अगर आप इसके आउटपुट सेक्शन के देखेंगे तो यहाँ पे लगभग आपको 5 वोल्ट के लगभग मिलता है। क्योंकि चार्जर को अगर आप उस पर रेटिंग देखेंगे तो उस पर रेटिंग लिखी रहती है, 4 से लेकर 10 से 12 वोल्ट तक का ही होता है ये। तो यहाँ पे क्या होता है कि 220 वोल्ट हम इसको इनपुट में देते हैं, और ये क्या करता है, इसको 5 से 6 वोल्ट या 10 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके अंदर अगर हम देख के सर्किट को खोल के देखेंगे, तो आप देखेंगे इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो कि स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, जो कि क्या करता है, 220 को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। और इसी तरीके से अगर आप हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह होते हैं, चीज़ें होती हैं, अगर आप उनको उनमें देखेंगे तो सभी में लगभग टीवी आपका, फिर रेडियो वगैरह हो गया, इन सभी चीज़ों में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। इसके बाद हम लोग लॉसेस की बात करेंगे। तो जैसे लॉसेस को समझने के लिए, लॉसेस होता क्या है, जैसे आप किसी सिस्टम को जो आप एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो वो उसको कितना यूज़ कर पाता। आपका जो इनपुट और आउटपुट पावर का जो डिफरेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लॉसेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बल्ब है ना, बल्ब है, हम इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। अब हम क्यों देते हैं इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम इसको देते हैं ताकि ये लाइट दे सकें, ठीक है, ग्लो कर सकें। पर आप जब इसको लाइट देके आप अगर इसको थोड़ी देर बाद अगर टच करके देखेंगे, तो आप क्या देखते हैं कि ये जो बल्ब होगा ये गर्म हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने इसको जो पावर दी थी, हम लोगों ने इसको जो एनर्जी दी थी, हमने क्यों दी थी, ताकि ये ग्लो कर सके। हम लोगों ने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, जो कि आपकी आपकी लाइट में कन्वर्ट होनी थी। पर आप क्या देखते हैं कि जो ये लाइट तो दे रहा है, साथ साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट भी जनरेट कर रहा है। बाकी हमें हीट की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब हमारी कुछ ना कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही, जो हम नहीं चाहते। तो ये जो हीट के फॉर्म में पावर कन्वर्ट हुई है, जो एनर्जी कन्वर्ट हुई है, इसी को क्या कहते हैं, लॉसेस कहते हैं। ठीक है, तो जो लॉसेस होता है, ये क्या होता है, ये डिफरेंस होता है हमारा इनपुट पावर माइनस में आउटपुट पावर का। अब अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें, तो ट्रांसफार्मर में हमारे दो तरीके के लॉसेस होते हैं। क्योंकि अगर हम एक बार जैसे फिर से ट्रांसफार्मर के स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पे दो चीज़ होती है, एक तो हमारा कोर होता है, और दूसरा हमारा इसकी वाइंडिंग होती है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे दो लॉसेस होते हैं। एक तो हमारा आयरन लॉस होता है, जो कि कोर में होता है, और दूसरा कॉपर लॉस होता है, जो कि हमारा वाइंडिंग में होता है। और अगर हम आयरन लॉस की बात करें, तो ये भी दो तरीके से होता है, एक हिस्टैटिस लॉस होता है, और एक हमारा एडी करंट लॉस होता है।
तो जैसे कि अगर हम एडी करंट लॉस की बात करें तो यहाँ पे एडी मतलब क्या होता है? एडी मतलब होता है भंवर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे करंट देते हैं, तो करंट देते तो यहाँ पे क्या होता है, इस करंट के कारण यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा करंट था, उस करंट के कारण क्या आई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आई। तो सेम टू सेम चीज़ क्या होता है कि जब इस कंडक्टर में से, जब ये हमारा जो कोर होता है, कोर में से जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है, तो इसके कारण हम क्या देखते हैं कि इसका जो कोर होता है, इस कोर में भी क्या होता है, एक करंट आ जाता है, जो कि इसका जैसे ये वाला पोर्शन है, इसमें क्या होगा, ये ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है? तो इसमें ये जो करंट आ रहा है, हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि यहाँ से हमारा जब करंट पास हो तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, वो मैक्सिमम फील्ड यहाँ पे पहुँचनी चाहिए। पर हम क्या देखते हैं, जिस तरीके से वहाँ बल्ब में हमारा हीट के फॉर्म में चेंज हो रहा था, लाइट चाहिए थी पर हमें हीट के फॉर्म में चेंज हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, उसमें से कुछ पोर्शन क्या होता है, उसके कारण यहाँ पे करंट आ जाता है, ठीक है? और ये भंवर के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको एडी करंट लॉस एडी करंट कहते हैं। तो ये जो करंट आ रहा है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है? ये जो करंट होता है, ये हमारा किसी काम का नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एडी करंट लॉस कहते हैं। और अगर हम इसकी बात करें इसको कम करने के लिए, अक्सर आपने देखा होगा कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ये पतली पतली पट्टियों से मिलके बना होता है, ऐसी पतली पतली पत्तियां होती है जिससे मिलके बना होता है। इसका मेन कारण भी यही होता है, एडी करंट लॉस, क्योंकि जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो आई होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के। मतलब इसका एरिया जितना ज़्यादा होगा, उसमें उतना ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। तो हम क्या करते हैं कि जो ये हमारा कोर है, हम इसको क्या करते हैं, पतली पतली स्ट्रिप्स में बांट देते हैं। तो स्ट्रिप्स जितनी पतली होगी, उतना उतना कम उसमें क्या होगा, एडी करंट आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एडी करंट लॉस को कम करते हैं। इसके बाद है हमारा हिस्टैरिसीस लॉ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे करंट दिया, तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स आया। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो करंट होता है, ये अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, ठीक है? ये करंट हमारा अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। तो इसके कारण यहाँ पे जो ये फ्लक्स इंड्यूस होती है, ये भी हमारी कैसी होती है, अल्टरनेटिंग नेचर की होती है। इसका मतलब एक बार ये फ्लक्स इधर जाएगी, दूसरी बार ये इधर आएगी, फिर एक बार इधर जाएगी, फिर ये हमारी फिर से इधर आएगी। कंटिन्यू क्या करती है, इधर जाती है, फिर इधर आती है, इधर जाती है, इधर आती है। तो इसके कारण क्या होते हैं, इनके बार बार पे जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, ये कंटिन्यू क्या करते हैं, चेंज होते हैं। कभी यहाँ पे नॉर्थ, कभी यहाँ पे साउथ, कभी यहाँ पे साउथ और कभी यहाँ पे नॉर्थ। तो ये जब कंटिन्यू, जब यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे कंटिन्यू जब ये फ्लक्स चेंज होता है यहाँ पे, तो इसके कारण भी हमारा यहाँ पे क्या होता है, जो एनर्जी होती है, जो पावर होती है, उसका नुकसान होता है। और इसी को क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं, ठीक है? इसके बाद कॉपर लॉस की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि हमारा जो कॉइल होता है, ये कॉपर का बना होता है, और ये कंडक्टर है, तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। और हमें पता है कि ये एक लंबे वायर का बना होता है, जिसे हम गोल गोल घुमाते हैं। तो जितना ज़्यादा कॉइल है, उतना ज़्यादा तार की लंबाई होगी। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कि हमें पता है कि आर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है। तो तार की जितनी लंबाई बढ़ेगी, उसका रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा यहाँ इसका रेजिस्टेंस होगा, उतना ज़्यादा क्या करेगा, ये करंट का ओपोज करेगा, उतना ज़्यादा क्या करेगा, करंट को हीट के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेगा। जैसे कि हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे इसका जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उसी रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या होगा, उतनी ज़्यादा हमारी पावर भी वेस्ट होगी, हमारी एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो इसी को क्या कहते हैं, कॉपर लॉस कहते हैं। फिर इसके बाद अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, तो जो ट्रांसफार्मर होता है, ये हमारा पावर जनरेशन के काम में आता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के काम में आता है, लाइटिंग वगैरह जो होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है। इसके अलावा जो ऑडियो सिस्टम वगैरह होते हैं, उसमें लगे रहते हैं। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जैसे हम लोगों ने बात की थी अभी, मोबाइल फ़ोन का चार्जर हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कंप्यूटर वगैरह, आप लगभग अपने आसपास में जितने इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें देखेंगे, आपको लगभग सभी चीज़ों में ट्रांसफार्मर का यूज़ होते हुए दिखेगा। थैंक यू सो मच।